गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इसके पहले सीखे थे उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरक का इंग्लिश क्या था? कैटलिस्ट। और उत्प्रेरण का इंग्लिश क्या था? कैटेलाइसिस। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण, इसकी परिभाषा भी आपने देखा कि जो अपने आप को परिवर्तित नहीं होता था लेकिन अभिक्रिया की दर में क्या करता था, वह परिवर्तित ला देता था, उसकी एक्टिविटी को क्या करता था, बढ़ा देता था, जोड़ने का कार्य करता था, तो वह हमारा उत्प्रेरक कहलाता था। और वह जो घटना घटित होता था उसको उत्प्रेरण कहते थे। अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। तो ऐसे मौखिक हम आपको समझा देते हैं कि उत्प्रेरण दो प्रकार का होगा, एक अवस्था के आधार पर और दूसरा होगा क्षमता के आधार पर। हम आपको यहाँ पे क्लियरेंस स्पष्ट कर दिए हैं, सीधा सीधी लिख दिए हैं उत्प्रेरण के प्रकार। और उत्प्रेरण के प्रकार में हमने यहाँ पे नाम दे दिया है अवस्था, यानी फेज। फेज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा जाएगा? तो दो भागों में बांटा जाएगा। क्या क्या होगा? तो स्वमांगी उत्प्रेरण, स्वमांगी उत्प्रेरण, और दूसरा होगा विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है। कभी काल यह एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग रखो तो नहीं के बराबर होता है, हो सकता है कभी पूछ दे। आपको पूछा जाएगा उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक की परिभाषा पूछा जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव जो आएगा उत्प्रेरक के जगह वह सब आपकी ऑब्जेक्टिव में देता है, जो स्पष्ट बात है। या मान लिया जाए कभी पूछ भी देगा तो बड़ा हल्का टॉपिक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो स्वमांगी उत्प्रेरण क्या होगा? स्वमांगी यानी समान। स्वमांगी मतलब क्या होगा? समान। प्रत्येक भाग एक समान हो, प्रत्येक भाग जिस रूप में रहेगा अगर उसी रूप में रहता हो तब वह कहलाएगा स्वमांगी उत्प्रेरण। अब हमने कहा कि प्रत्येक भाग एक समान हो, इसका क्या मतलब होगा? तो जब भी कोई अभिक्रिया, जब भी रिएक्शन करता है तो उसमें तीन चीज आता है, नहीं तो दो चीज आता है। एक आता है अभिकारक, दूसरा आता है अभिकारक के बाद जो बनता है उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद के बीच में जो आपका एरो चिन्ह आता है उसमें अगर कैटलिस्ट आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो नहीं, ठीक है। लेकिन दो चीज तो बनता है। यहाँ पे हम तीन चीज की चर्चा करेंगे क्योंकि आप पढ़ रहे हैं उत्प्रेरक, उसी में आपका उत्प्रेरण आया है। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तीन चीजें होता है, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक। अगर यह तीनों द्रव अवस्था में है तो तीनों द्रव्य अवस्था में रहेगा। अगर गैस अवस्था में है तो यह तीनों का गैसीय अवस्था में होगा, तब वह कहलाएगा स्वमांगी उत्प्रेरण। और इसमें जो स्वमांगी उत्प्रेरण होता है उसको हमने नोट में लिख दिया कि यह जो है अक्सर गैस या द्रव अवस्था में ही रहता है, ठोस अवस्था में इसमें नहीं आती है। हमने नोट में इसको डाल दिया है, इसको खाली जानकारी रखना है। तो चलिए उत्प्रेरण की परिभाषा होगा, तो परिभाषा भी हमने आपको समझा दिया। क्या होगा देखते हैं कि जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं क्या होती है? एक समान होती है। एक समान का मतलब हुआ कि अगर द्रव है तो तीनों द्रव होगा, गैस है तो तीनों क्या होगा? गैस होगा। तब उसे हम क्या कहते हैं? स्वमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अब स्वमांगी उत्प्रेरण का अब एग्जाम्पल देंगे और स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी जो एग्जाम्पल होगा लेड या शीश कक्ष विधि के द्वारा, लेड या शीश कक्ष। अब इसमें क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है। ये चीज जानकारी रख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम H2SO4 का उत्पादन होता है। हमें इससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमको लेड या शीश कक्ष विधि से हमको दिखलाना है कि स्वमांगी उत्प्रेरण कैसे होगा। लेकिन जानकारी के लिए हम यहाँ नोट कर देते हैं H2SO4 का उत्पादन होता है। चलिए ब्रैकेट में कर दिया हमने, आपको सिर्फ जानकारी रखेंगे, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। अब लेड या शीश कक्ष विधि में क्या एग्जाम्पल होगा? तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, यह परिभाषा को पूरी तरह से क्या कर देगा? खंडन कर देगा।
तो जैसे हमने लिया SO2, इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे आएगा उत्प्रेरक की जगह NO, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इससे निर्माण होगा SO3, अभी SO3 हमने दे दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो बैलेंस हो गया, सल्फर हो गया, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। चलिए बैलेंस हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, सल्फर 2 था। अब यहाँ पे आ गया NO। अब हमको देखना है यह जो सल्फर डाइऑक्साइड है किस रूप में है, गैस के रूप में। तो यहाँ बगल में हमने दे दिया G का मतलब समझा देते हैं। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, गैस, द्रव और ठोस। अब आप कहेंगे सर पहले गैस से क्या लिखे, ऐसे ही बोल दिए, ठोस, द्रव और गैस। तो गैस का इंग्लिश गैस, द्रव का इंग्लिश होता है लिक्विड। यह सब तो बताने की जरूरत भी नहीं था, लेकिन हमने बता दिया, कई तरह का स्टूडेंट है। अब गैस का सिंबल हम G से सूचित करेंगे, लिक्विड का सिंबल L से करेंगे, और सॉलिड का सिंबल जो है S से करेंगे। तब आप समझ जाएंगे कि S का मतलब क्या होगा सॉलिड, और L का मतलब क्या होगा लिक्विड, और G का मतलब क्या होगा गैस। यहाँ पर ही हमने यूज किया है G, इसका मतलब क्या होगा गैस। ऑक्सीजन भी क्या है गैस। यह जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है यह भी आपका क्या है गैस, और SO3 भी आपका क्या है गैस, है ना। तो परिभाषा क्या है, जब अभिकारक, यह क्या कहलाता है अभिकारक, इधर क्या कहलाता है उत्पाद। यहाँ पे दे देते हैं अभिकारक, इधर क्या होता है उत्पाद। यह सब तो पहले पढ़ा ही चुके हैं। और यह क्या होता है उत्प्रेरक, इसको कहते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। तो कहता है जब अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक की अवस्थाएं क्या होती है, समान होती है, यानी एक समान होती है, तो उसे क्या कहेंगे स्वमांगी उत्प्रेरण, स्वमांगी उत्प्रेरण। क्लियर हो गया। अब तीनों देखिए गैस गैस गैस, है ना। यह तो अभिकारक हुआ, यह गैस के रूप में है, यह भी गैस के रूप में है, यह भी क्या है गैस के रूप में है। तीनों की अवस्थाएं क्या है समान है, तब उसे कहलाएगा स्वमांगी उत्प्रेरण, यानी होमोजीनियस कैटेलाइसिस। और एग्जांपल चाहते हैं तो एक एग्जांपल और दे देते हैं हम, इसको अभिकारक इसके मिटा देते हैं, दूसरा एग्जांपल दे देते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं कैटलिस्ट में सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। पोंक का मतलब होता है सांद्र, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं इससे क्या होगा H2O प्लस C2H5O C2H5 आ गया। तो यहां देखना है हमको, बैलेंस करना है, 2 आ गया, यहाँ 2 लगा देंगे, 2C2H5OH, अब पोंक आ गया H2SO4 H2O, अब प्लस हो गया C2H5O C2H5, ठीक है। अब देखना है इथाइल अल्कोहल किस रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में, यहाँ L। H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल किस रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में, और जल भी क्या रहता है लिक्विड के रूप में। और डाइथाइल, इसका नाम हो जाएगा डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, यह भी किस रूप में रहेगा लिक्विड के रूप में। यानी तीनों का अवस्थाएं क्या होती है एक समान, तीनों का अवस्थाएं क्या होती है एक समान। चलिए हो गया। अब देखेंगे विषमांगी, समांगी हो गया, अब विषमांगी उत्प्रेरण हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, समांगी का उल्टा क्या होगा विषमांगी। यानी इसमें क्या होगा कि तीनों का अवस्था भिन्न भिन्न होगा, एक समान नहीं होगा। चलिए इसकी भी परिभाषा इसी जैसा हो जाएगा
जब अभिकारक, उत्पाद तथा उत्प्रेरक की अवस्थाएं क्या होती है, एक समान नहीं होती है। सेम है सेम, यहाँ होती है, यहाँ क्या होगा, नहीं होती है, तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसका भी एग्जांपल देंगे, हेबर विधि में। आपने एक बच्चे से पढ़ा होगा हेबर विधि, नहीं पढ़े हैं तो इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक में पढ़ाएंगे हेबर विधि। हेबर विधि से क्या होता है, अमोनिया का उत्पादन होगा। चलिए इसके एग्जांपल दे देते हैं। N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से क्या निर्माण होगा, NH3 अमोनिया। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा दीजिए, अब यहाँ पे 2 लगा दीजिए। क्लियर हो गया। अब इसमें कैटलिस्ट देते हैं लोहा, Fe लोहा। अब यह नाइट्रोजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। अमोनिया क्या है, गैस है। लेकिन लोहा क्या गैस है, लोहा क्या है, सॉलिड है, S। तो देखिए यह अभिकारक, यह क्या हुआ उत्पाद, और यह क्या हुआ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या तीनों का अवस्था समान है, नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण, यानी हेटेरोजीनियस कैटेलाइसिस। अब चाहते हैं एक एग्जांपल और चाहिए, तो एक एग्जांपल और दे देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस O2, और यहां से निर्माण हो जाएगा SO3। बैलेंस करना है तो यहाँ हाफ लगा दिए, 2 खत्म हो गया, SO3 हो गया। और इसमें जो कैटलिस्ट आएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैटलिस्ट V2O5, V2O5, यानी V2O5 का नाम होगा वेनेडियम। इसको लिख देते हैं हम, V2O5 का नाम होगा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। क्लियर हो गया। जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन साथ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब SO2 क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। और SO3 क्या है, गैस है। लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या है, सॉलिड है। भिन्न आ गया, क्लियर हो गया। एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं हम आपको। उत्प्रेरण 2 प्रकार का हुआ, स्वमांगी विषमांगी। सीधा सीधी, स्वमांगी मतलब समान, और विषमांगी मतलब भिन्न। अब स्वमांगी उत्प्रेरण क्या होगा कि जिसकी अवस्थाएं एक समान होती है। अब अवस्था में क्या होगा, तो अभिकारक होगा, उत्पाद होगा, और क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। यानी जिसकी अवस्थाएं, तीनों की अवस्था क्या होती है, एक समान। अब वह किस रूप में रहता है, द्रव या गैस के रूप में, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वमांगी उत्प्रेरण। एक लाइन में हो गया। अब विषमांगी का मतलब क्या होगा, जिसकी अवस्थाएं एक समान नहीं होती है। अब किसकी अवस्था, तो अभिकारक का, उत्पाद का और उत्प्रेरक का, तीनों की अवस्था जो होता है भिन्न भिन्न होती है, तो उसे कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। अब इसमें कभी आपकी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि सल्फर डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीजन साथ कराते हैं तो इसमें NO आता है। NO क्या होता है, उत्प्रेरक। फिर इसमें कह देगा विषमांगी हेबर विधि में जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन सा रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस की उत्पत्ति होता है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट आता है, Fe। इस सबको याद रखेंगे, और जो एग्जाम्पल है उसी के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर संपर्क विधि में पूछा जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण जब ऑक्सीजन साथ होता है तो SO3 का निर्माण होता है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट आता है, तो V2O5, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपने सीखा कि उत्प्रेरण का प्रकार किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर, फेज के आधार पर। अब आपको हम बताएंगे क्षमता के आधार पर, पूरी डिटेल क्लियर करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक है, सिर्फ जानकारी रखना है। अब आपको जानकारी दिया जाएगा क्षमता के आधार पर, इफिशियंसी के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, तो बताते हैं 4 प्रकार का। नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।